हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर मेजर पेपर 10 साइकोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है अटेंशन, यानी अवधान के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 1 में आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना था, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं और इसका शॉर्ट क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, यानी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका आएगा। तो आप सभी को वो भी अटेंड करना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में हम एक्सप्लेन भी करेंगे, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखाया जाएगा, आपको पॉइंट वाइज याद कर लेना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल आपको माइंड में फिट करके रखना है, अपने भाषा में भी बना करके लिखना है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, अवधान की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। अवधान का अर्थ, परिभाषा सहित गुणों की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश में, तो डिस्क्राइब इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ अटेंशन, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अटेंशन अलॉन्ग विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको लिखना क्या है, यहाँ पे दिया गया है लिखना क्या है, बट आपको समझने के लिए कुछ तो आपको एग्जाम्पल चाहिए होगा। तो एग्जाम्पल है, इसको समझने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कि आप क्या है कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक, और आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बाहर बच्चा खेल रहा है, ऊपर पंखा भी चल रहा है, तो कोई मोबाइल फ़ोन भी चला रहा होगा क्लास में, ठीक है। तो क्या आप इन सभी चीज़ों पर एक साथ बराबर ध्यान दे सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। टीचर पढ़ा रहा है, पंखा भी चल रहा है, फ़ोन भी चल रहा है, बाहर बच्चा खेल भी रहा है, सब पर ध्यान एक साथ देना पॉसिबल नहीं है। तो आप अपना ध्यान केवल शिक्षक की बात पर ही लगाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोबाइल चला रहा है उस पर ध्यान देना, पंखा पे या बच्चे पर ध्यान देना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप क्लास में हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका ध्यान होना चाहिए पढ़ाई पर, टीचर क्या बोल रहे हैं उनकी बात पर आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं अटेंशन, यही अवधान कहलाती है। तो ये था आपका एग्जाम्पल। अभी हम आपको बताते हैं कि अवधान का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि मनुष्य के चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं, घटनाएं और सूचनाएं होती है, लेकिन वह एक समय में सभी पर समान रूप से ध्यान नहीं दे सकता है। वह किसी एक वस्तु, कार्य या विचार पर अपना मानसिक बल केंद्रित करता है। इसी मानसिक एकाग्रता को अवधान कहा जाता है। तो आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि अटेंशन का डेफिनेशन क्या होगा। तो हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, ध्यान से सुनना है। किसी एक विशेष वस्तु, कार्य या विचार पर अपना पूरा ध्यान लगाना और बाकी चीज़ों को कुछ समय के लिए नज़रअंदाज करना, यही आपका अवधान का मतलब होता है। यही आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देना है, एग्जाम्पल के लिए भी आपको लिखना है कि मान लीजिए कि साइकोलॉजी के टीचर हैं कोई, ठीक है, वो आपको पढ़ा रहे हैं स्मृति के बारे में, यानी मेमोरी के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में। तो क्लास में क्या होगा कि कुछ विद्यार्थी आपस में बात कर रहे होंगे, कुछ बाहर से भी कुछ शोर आ रहा होगा या पंखा भी चल रहा होगा, लेकिन आप केवल शिक्षक की बात सुन रहे हैं, उन्हीं की बातों पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसी को हम अवधान कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं कि किसी एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, सब चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे बल्कि किसी एक चीज़ पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं, यानी अटेंशन, इसी को हम बोलते हैं अवधान। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अटेंशन का मतलब। अब आगे दिया गया है अवधान का अर्थ। अवधान का अर्थ यहाँ पे लिखा गया है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में अवधान एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके बिना प्रभावी अधिगम, स्मृति, चिंतन और निर्णय लेना संभव नहीं है। ये भी आपको लिख देना है। और मीनिंग ऑफ अटेंशन, यहाँ पे हम आपको अभी तुरंत बताएं कि अवधान का अर्थ क्या होता है। तो ये आपको रीड कर लेना है। और यहाँ कुछ दूसरे भाषा में भी लिखा गया है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं। अब अगला है डेफिनेशन। आपसे इसमें डेफिनेशन भी पूछा गया है, तो आपको डेफिनेशन भी लिखना है।
तो अवधान का डेफिनेशन दिया गया है रॉस के अनुसार, यानी इनके अनुसार अवधान का डेफिनेशन क्या है। तो अवधान चेतना की किसी एक वस्तु पर केंद्रित होने की प्रक्रिया है। अवधान क्या है? किसी एक वस्तु पर केंद्रित होने की प्रक्रिया है। आसान भाषा में बोले तो हमारा मन एक समय में एक मुख्य चीज पर पूरी तरह ध्यान देता है, यही इसका डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मनोविज्ञान की जो साइकोलॉजिकल लैब होती है यानी प्रयोगशाला होती है, तो प्रयोगशाला में शिक्षक आपको ध्यान पर एक प्रयोग दिखा रहे हैं, यानी अटेंशन पर आपको एक प्रयोग दिखा रहे हैं। लैब में कुछ ऐसा चल रहा है, प्रयोग एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसमें वो आपको दिखा रहे हैं ध्यान पर, यानी ध्यान पे वो आपको प्रयोग दिखा रहे हैं। तो आप पूरा ध्यान केवल उस प्रयोग पर ही दे रहे हैं। तो यही रॉस की परिभाषा है। तो यही रॉस के द्वारा कहा गया है कि किसी एक वस्तु पे ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। तो आप उस लैब में क्या कर रहे हैं, आप उस प्रयोगशाला में क्या कर रहे हैं, तो आप उस प्रयोगशाला में उस प्रयोग पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसी को हम कहेंगे अवधान। तो विलियम जेम्स, इनके अनुसार क्या डेफिनेशन है? इनका डेफिनेशन है, उन्होंने कहा कि अवधान वह प्रक्रिया है जिसमें मन स्पष्ट और सजीव रूप से अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु या विचार पर केंद्रित होता है। तो यही बात, इनका भी बात कहना सेम ही है। तो आपको ये रीड कर लेना है। अवधान के गुण, ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो अवधान का गुण भी आपको लिखना है। इसमें आपको लिखना है, सबसे पहला पॉइंट लिखना है चयनात्मकता, यानी अवधान का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि व्यक्ति अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कक्षा में छात्र केवल शिक्षक की बात पर ध्यान देता है, तो इसी को हम अवधान कहते हैं और ये इसका गुण भी है। पहला गुण ये था चयनात्मकता और दूसरा है एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब अवधान में मन किसी एक कार्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहता है, यानी आपका जो मन है वो एक ही कार्य पर पूरी तरीके से फोकस रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आप साइकोलॉजी का मेमोरी टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान प्रश्नों के उत्तर याद करने में होगा। तो इसी को हम बोलते हैं एकाग्रता, यानी आपका जो मन है वो क्या है कि पूरी तरीके से उस टेस्ट पर ही ध्यान लगा रहा है। अब तीसरा पॉइंट है पर्पसफुल, यानी उद्देश्यपूर्ण। अवधान हमेशा किसी उद्देश्य या लक्ष्य से जुड़ा होता है। इसका कहने का मतलब है कि हम बिना कारण ध्यान नहीं देते हैं, हर ध्यान के पीछे कोई ना कोई गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि परीक्षा में अच्छा नंबर आपको लाना है, तो आप क्या करते हैं कि ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते हैं, तो कोई ना कोई आपका गोल है, तभी आप ध्यान देते हैं। तो आई होप ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चौथा पॉइंट है परिवर्तनशीलता। तो इसका क्या मतलब है परिवर्तनशीलता का? इसका मतलब है कि ध्यान हमेशा एक ही जगह नहीं रहता है, जरूरत के अनुसार ध्यान बदलता भी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल में क्या होता है कि पहले आप शिक्षक को देखते हैं, फिर चार्ट देखते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, फिर उत्तर भी लिखते हैं, तो आपका ध्यान बार बार बदल रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे परिवर्तनशीलता। अगला है लिमिटेड कैपेसिटी, यानी सीमितता। तो पांचवा पॉइंट ये है, तो मनुष्य एक समय में सीमित मात्रा में ही सूचनाओं पर ध्यान दे सकता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग एक समय में सीमित जानकारी पर ही ध्यान दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि शिक्षक एक साथ अगर वो आपको मेमोरी, लर्निंग और परसेप्शन तीनों अध्याय पढ़ाने लगे तो सब कुछ एक साथ समझना कठिन हो जाएगा। अगर आप मान लो कि अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2, ठीक है, और हम आपको अभी ही तुरंत यूनिट 2 के बाद यूनिट 3, यूनिट 4 भी पढ़ाने लगे, तो आपको उतना समझ में भी नहीं आएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। तो इस क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि आपका जो दिमाग है वो सीमित जानकारी ही ले सकता है एक समय में। उससे ज़्यादा जानकारी लेंगे तो ओवरफ्लो होने लग जाएगा आपको। तो ये था पांचवा पॉइंट। अब छठा है सक्रिय मानसिक प्रक्रिया, यानी एक्टिव मेंटल प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ध्यान लगाना अपने आप नहीं होता है, इसके लिए दिमाग को सक्रिय होकर काम करना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि टीचर पूछते हैं आपसे कि अटेंशन और परसेप्शन में क्या अंतर है, तो अब आप सोचते हैं, याद करते हैं और फिर आप जवाब भी देते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपका दिमाग सक्रिय है, इसे हम क्या कहेंगे, सक्रिय मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। आपका दिमाग सक्रिय होगा तभी तो आप जवाब दे पाएंगे। तो सुस्त आराम से बैठे हुए रहेंगे, ध्यान इधर उधर रहेगा, आपका ध्यान ही नहीं रहेगा तो आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। अब पॉइंट नंबर 7, रुचि एवं प्रेरणा से प्रभावित, यानी अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस विषय में हमारी रुचि होती है उस पर हमारा ध्यान अधिक लगता है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा को अगर खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या किसी को एसएसटी में, किसी को ज्योग्राफी में, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, तो उस बच्चे को उसका मन जो है ना उसी सब्जेक्ट में लगता है, तो उस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दे पाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो ये बोलते हैं कि रुचि एवं प्रेरणा से प्रभावित। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका आंसर आपको यहीं तक लिखना था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पॉइंट वाइज एग्जाम्पल भी आपको बना करके अपने दिमाग से भी बनाकर, अगर आपको कोई आइडिया आ रहा होगा आपको भी बनाकर लिखना है। तो फर्स्ट नंबर लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अभी दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अवधान के प्रकार कौन कौन से हैं समझाइए। तो अब इसका टाइप पूछा गया है आपसे। तो टाइप में आपको पहले अवधान का डेफिनेशन आपको लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है अवधान के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ अटेंशन। तो कितने प्रकार के अटेंशन होते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहला आपको लिखना है अनैच्छिक अवधान, यानी इनवॉलेंटरी अटेंशन। तो इसका क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि इस प्रकार का अवधान बिना किसी प्रयास या इच्छा के स्वतः किसी वस्तु या घटना की ओर आकर्षित हो जाता है, ये इसका कहने का मतलब है। तो अनैच्छिक का मतलब क्या होता है? अनैच्छिक का मतलब होता है बिना इच्छा के, यानी बिना सोचे समझे, बिना प्रयास के ध्यान अपने आप किसी चीज पर चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, आसान भाषा में बोले तो जब कोई ऐसी घटना होती है जो अचानक हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, उसे हम अनैच्छिक अवधान कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, साइकोलॉजी की कक्षा चल रही है आपकी, ठीक है, आपका क्लास चल रहा है साइकोलॉजी सब्जेक्ट का। शिक्षक आपको मेमोरी के बारे में पढ़ा रहे हैं, स्मृति के बारे में पढ़ा रहे हैं। अचानक बाहर बहुत तेज आवाज़ आती है, बाहर से आवाज़ आती है, ठीक है, तो पूरी कक्षा का ध्यान बाहर चला जाता है। तो किसी ने जानबूझ करके ध्यान नहीं हटाया, ध्यान अपने आप बाहर चला जाता है। कोई जानबूझ करके तो नहीं हटाता है, अपने आप ही ध्यान बाहर चला जाता है। तो इसी को हम अनैच्छिक अवधान कहते हैं, यानी अपने आप ध्यान आपका आकर्षित हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं अनैच्छिक अवधान। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे इसकी कुछ विशेषता भी दी गई है। तो यहाँ लिखा गया है किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये अपने आप हो जाता है, बाहरी उत्तेजनाओं से उत्पन्न होता है, अचानक और स्वतः भी होता है। तो ये इसकी विशेषता है कुछ, ये आपको पढ़ लेना है। तो एक मिनट, हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि इनवॉलेंट्री जो अटेंशन है ये आपसे तो लॉन्ग में पूछा गया है कि कितने तरह का होता है, तो आप सारे टाइप्स इसमें लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट में भी आपसे पूछा जाता है कि इनवॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है। ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। शॉर्ट में भी आपसे पूछे कि इनवॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल, इसका विशेषता, और इससे पहले आप अटेंशन क्या होता है इसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल आप दे करके बना करके लिखेंगे तो अच्छा खासा मार्क्स आपको मिल जाएगा। हमेशा याद रखना है कि अपने भाषा में ही आपको लिखना है, कॉपी पेस्ट यहाँ से नहीं करना है, अपने ही भाषा में लिखना है। यहाँ पे भी आसान में लिखा गया है, तो आप ये भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा टाइप है इसका ऐच्छिक अवधान। ऐच्छिक अवधान का मतलब क्या होता है? ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा से, यानी अपनी इच्छा से, यानी खुद प्रयास करके किसी काम पर ध्यान लगाना। आसान भाषा में बोले तो जब हम किसी उद्देश्य के लिए जानबूझकर ध्यान लगाते हैं तो उसे हम ऐच्छिक अवधान कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप साइकोलॉजी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, बाहर टीवी चल रहा है, फिर भी आप पूरा ध्यान किताब पर रखते हैं, पूरी मन लगा करके किताब पर ही आपका ध्यान है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आपने अपनी इच्छा से ध्यान लगाया, तो इसी को हम कहेंगे ऐच्छिक अवधान,
यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार ही अपनी किताब पर ध्यान दे रहे हैं, बाहर टीवी पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसी को हम कहेंगे ऐच्छिक अवधान। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे विशेषता दिया गया है, ये भी आपको रीड कर लेना है। अब तीसरा है हैबिचुअल अटेंशन। तो ये सारे टाइप आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक एक करके पूछ भी सकता है आपसे। शॉर्ट में हम आपको दिखाएंगे, शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, जब हम शॉर्ट क्लास लेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो अब है हैबिचुअल अटेंशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अभ्यसता का मतलब क्या होता है? अभ्यसता का मतलब होता है जिसकी आदत पड़ जाए, यानी जब कोई काम रोज रोज करने से आदत बन जाती है तो उस पर ध्यान अपने आप लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप रोज शाम 7 बजे साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक, तो कुछ दिन बाद 7 बजते ही आपका मन अपने आप पढ़ाई की ओर जाने लग जाता है, आपको ध्यान आने लग जाता है, अपने आप आपका मन हो जाएगा कि हाँ 7 बज गया है तो अब साइकोलॉजी पढ़ना है, या फिर 7 बज गया है तो अब हमें पढ़ने के लिए बैठना है। तो यही इसी को हम कहेंगे अभ्यस्त अवधान। इसी को हम अभ्यस्त अवधान कहते हैं, यानी रोज का अभ्यास लगाते लगाते अपने आप ही आदत बन जाता है। यहाँ पे कुछ विशेषता दिया गया है, ये आपको रीड कर लेना है। तत्कालिक अवधान यानी इमीडिएट अटेंशन। इमीडिएट अटेंशन का मतलब होता है तुरंत, तत्कालिक का मतलब हो जाता है तुरंत। इसी से आपको याद रख लेना है कि जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है उसे देखते ही हमारा ध्यान तुरंत उसकी ओर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि साइकोलॉजी की कक्षा में शिक्षक कहते हैं कि आज हम एक रोचक मेमोरी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, तो मेमोरी एक्सपेरिमेंट सुनते ही आपका ध्यान तुरंत शिक्षक की ओर चला जाता है, क्योंकि आपको उस प्रयोग में रुचि है, आपको एक्सपेरिमेंट में रुचि है। तो सब बच्चा को होता है, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करने का रुचि होता ही है। तो यही तत्कालिक अवधान है, इसी को हम तत्कालिक अवधान कहेंगे। यहाँ पे कुछ विशेषता दिया गया है। अब अगला है डेराइव्ड अटेंशन यानी व्युत्पन्न या परोक्ष अवधान। तो इसका क्या मतलब है? व्युत्पन्न का मतलब होता है लाभ या उद्देश्य देख करके ध्यान देना। आसान भाषा में बोले तो शुरुआत में किसी काम में रुचि नहीं होती है, लेकिन बाद में उसके फायदे को देख करके हम क्या करते हैं कि ध्यान देने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपको साइकोलॉजी विषय कठिन लगता होगा, ठीक है, अभी सबको लगता होगा, क्योंकि सिलेबस आपको लग रहा होगा इतना हार्ड है, इतना याद करना पड़ता है, इतना ध्यान देना पड़ता, लगता होगा आपको हार्ड लगता होगा, या फिर किसी को ईजी लगता होगा। तो इसीलिए पहले पढ़ने का आपको मन नहीं करता होगा, लेकिन जब पता चलता है कि परीक्षा में इससे 20 अंक का प्रश्न आएगा, तब आप पूरे ध्यान से पढ़ने लग जाते हैं। या फिर अगर इसी में कुछ कंपटीशन रख दिया जाए या फिर ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे कि ध्यान से पढ़ेंगे। या फिर ऐसा कर दिया जाए कि हाँ भाई इसमें इतना नंबर लाना होगा, उसके बाद ही आप पास करेंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ अगर लगा दिया जाए तो आप क्या करेंगे कि आप पूरा ध्यान लगा करके पढ़ने लग जाते हैं। तो शुरुआत में क्या होती है कि शुरुआत में आपको इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, लेकिन लाभ देख करके आप क्या करते हैं कि ध्यान लगाने लग जाते हैं। तो यही व्युत्पन्न अवधान है, इसी को हम व्युत्पन्न अवधान कहेंगे, यानी डेराइव्ड अटेंशन बोलते हैं। मुख्य विशेषता को आपको रीड कर लेना है, क्योंकि जो चीज़ समझाया जा रहा है वही बात मुख्य विशेषता में भी लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आपको यहीं तक लिखना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है, या फिर टेलीग्राम वहाँ पे आप हमें बता सकते हैं। तो ये है तीसरा क्वेश्चन, रुचि एवं अवधान का क्या संबंध है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड अटेंशन। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये हमको आपको समझाना है। तो हम समझते हैं कि इसका क्या। सबसे पहले हम समझते हैं रुचि। रुचि का मतलब क्या होता है? रुचि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है कि किसी काम या विषय को करने का मन होना और उसे करते समय अच्छा लगना, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है तो आप उसकी किताब अपने आप खोल लेते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी अच्छा लगता होगा तो आप तो अपने आप ही पढ़ने बैठ जाएंगे। तो इसी को हम कहेंगे
इंटरेस्ट यानी रुचि। अब दूसरा है अवधान। अवधान का मतलब क्या है कि किसी एक काम या विषय पर पूरा ध्यान लगाना। ये तो हम आपको कई बार समझा चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। आई होप आपको अवधान का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों इसका मतलब था, रुचि और अटेंशन का ये मतलब था। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे लिख दिया गया है। रुचि अवधान का अवधान है, ये आपको रीड करना है। और रुचि का अर्थ क्या होता है यहाँ पे लिखा गया है, और अवधान का अर्थ क्या होता है यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया गया है, तो आपको रीड कर लेना है। अब इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ये हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि रुचि अवधान को आकर्षित करती है, यानी मतलब है कि जिस विषय में हमारी रुचि होती है उसी पर हमारा ध्यान अपने आप चला जाता है, यानी जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा उस पर आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रुचि अवधान को आकर्षित करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि आपको साइकोलॉजी सबसे पसंदीदा विषय लगता है तो उसकी कक्षा शुरू होते ही आपका ध्यान शिक्षक की ओर चला जाएगा। लेकिन किसी ऐसे विषय में जिसकी आपको रुचि नहीं है, यानी इंटरेस्ट नहीं है, कोई ऐसा विषय है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ आपका ध्यान जल्दी भटक जाता है, आप वहाँ पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि रुचि अवधान को आकर्षित करती है। दूसरा पॉइंट है रुचि से अवधान अधिक समय तक बना रहता है। इसका मतलब है कि जिस काम में रुचि होती है उसे हम बिना थके लंबे समय तक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लेते हैं कि आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इससे क्या होगा कि आप इसको लंबे टाइम तक पढ़ सकते हैं। यानी एक दिन में 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर आपका इसमें मन लगता होगा तो आप 3 चैप्टर, 4 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन कोई ऐसा विषय है, मान लेते हैं हिस्ट्री, चाहे पॉलिटिकल साइंस, जो भी हो, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं हो, तो वो विषय में आपका मन नहीं लगता होगा पढ़ने में, वो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, एक दिन में या तो आधा पेज पढ़ेंगे या फिर 1 पेज या फिर 1 चैप्टर ही पढ़ पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि रुचि से अवधान अधिक समय तक बना रहता है, यानी अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप लंबे टाइम तक उसमें पढ़ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं उस सब्जेक्ट में। तीसरा पॉइंट है अवधान से रुचि का विकास होता है, यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी विषय पर बार बार ध्यान दें तो धीरे धीरे उसमें रुचि भी पैदा होने लगती है। तो शुरुआत में, फॉर एग्जांपल के लिए कि शुरुआत में आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी कठिन लगती थी, ठीक है, लेकिन शिक्षक की बात ध्यान से सुनने और नियमित पढ़ने के बाद वही अध्याय अच्छा लगने लग जाता है आपको, यानी ध्यान से रुचि पैदा हो जाती है। पहले आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होता है ये आप नहीं जानते होंगे, ठीक है, सिलेबस में आपको दिया गया कि हाँ आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी यूनिट 1 में पढ़ना है, लेकिन वो आप नहीं जानते होंगे। तो जब आप मेरा वीडियो लेक्चर अटेंड किए होंगे, फिर आप समझे होंगे अच्छे तरीके से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपको समझ में नहीं आया होगा, फर्स्ट टाइम आप आधा वीडियो देख करके थोड़ा सा पढ़ करके छोड़ दिए होंगे, और उसके बाद जब आपको फिर टाइम मिला या फिर एग्ज़ाम नज़दीक आया तो आप फिर से पढ़ने बैठेंगे, 2 बार 3 बार आप उस वीडियो को देखेंगे, रिवीजन करेंगे। तो बार बार क्या होता है कि ध्यान लगाने से, बार बार रीड करने से, पढ़ने से क्या हो जाता है कि आपका उस पर ध्यान लगने लग जाता है, आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप ही पैदा होने लग जाता है। तो अवधान से रुचि का विकास होता है। अब चौथा पॉइंट है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि रुचि और अवधान एक दूसरे की मदद करते हैं। रुचि होगी तो ध्यान अपने आप ही लगेगा, ध्यान लगेगा तो रुचि और बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपको साइकोलॉजी पसंद है तो इसीलिए ध्यान से आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ते होंगे, तो ध्यान से पढ़ने के कारण विषय अच्छी तरह समझ आती है आपको, तो अब विषय और भी अच्छा लगने लग जाता है। तो यही दोनों का पूरक संबंध है, यानी ये एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब 5वां पॉइंट है अधिगम में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका कहने का मतलब है कि कुछ भी सीखने के लिए इंटरेस्ट और ध्यान दोनों जरूरी होता है। अगर आपको कुछ भी सीखना है, आपका इंटरेस्ट ना हो तो आपका सीखने का मन ही नहीं करेगा। अगर आपको कुछ सीखना है और आपका ध्यान ही नहीं है उस चीज़ पर,
तो आप वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे। तो यही कहने का मतलब है कि अधिगम में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि विद्यार्थी को साइकोलॉजी में रुचि है और वह कक्षा में ध्यान भी देता है तो वह जल्दी समझ जाएगा, अच्छे तरीके से उसको याद भी रहेगा और परीक्षा में अच्छे तरीके से वो लिख पाएगा, खुद से बना करके भी लिख पाएगा। लेकिन यदि रुचि नहीं होगी और ध्यान भी नहीं लगाएगा तो सीखना कठिन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बस आपको इतना ही लिखना था। तो अब सवाल पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया अवधान में सहायक दशाएं कौन सी है बताइए अथवा कारकों की व्याख्या कीजिए। यानी व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर अटेंशन, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्वॉल्व। तो ये आपको बतानी है इसमें। तो आपको इसमें ये लिखना है, यहाँ पे दिया गया है जो वो आपको रीड करना है। हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि एक ही कक्षा में सभी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक। फिर भी कोई पूरा ध्यान देता है, कोई बार बार इधर उधर देखता है, तो कोई आपस में बात कर रहा होता है, तो कोई जल्दी समझ जाता है, तो किसी को समझने में लेट लगता है, थोड़ा सा देर लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अवधान यानी अटेंशन कुछ कारकों से प्रभावित होता है। उसे ही हम अवधान के सहायक दशा कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? अवधान के सहायक दशा या फिर अवधान के कारक कहा जाता है। तो ये आपको रीड कर लेना है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब कौन कौन सी सहायक दशा है जो इसको क्या करती है कि अफेक्ट करती है? तो हम आपको दिखाते क्या है। सबसे पहला है रुचि यानी इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है कि जिस विषय में हमें रुचि होती है उस पर ध्यान अपने आप ही लग जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इंटरेस्ट। दूसरा है आवश्यकता, यानी यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी वस्तु या कार्य की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति का ध्यान उसकी ओर स्वतः आकर्षित होता है। इसका कहने का मतलब है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमारा ध्यान उस पर चला जाता है अपने आप ही। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कल साइकोलॉजी की परीक्षा है, मान लीजिए कि कल साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है, ठीक। तो इसीलिए आज आपको पूरा ध्यान साइकोलॉजी पढ़ने पर ही रहेगा। आज आपका ध्यान कहाँ रहेगा? साइकोलॉजी पढ़ने पर ही रहेगा। तो क्योंकि अभी आपको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो आपको आज ये पढ़ना पड़ेगा। आज आपको क्या है कि इसकी आवश्यकता है, नोट्स की आवश्यकता हो सकती है या फिर कोई लेक्चर क्लास की आवश्यकता हो सकती है। तो क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है इसीलिए आप इस पर ध्यान देते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। तो इसी को हम कहेंगे आवश्यकता। तो आवश्यकता होती है तब आपका ध्यान अपने आप ही लगने लग जाता है। तो पर्पस और गोल यानी उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उद्देश्य के बारे में इसका मतलब है कि यदि किसी कार्य या स्पष्ट उद्देश्य हो, यदि किसी कार्य का स्पष्ट उद्देश्य हो तो व्यक्ति अधिक एकाग्रता से उस कार्य को करता है। इसका कहने का मतलब है कि यदि हमारे सामने कोई लक्ष्य हो तो हम अधिक ध्यान लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपका लक्ष्य है कि साइकोलॉजी में 80+ अंक लाना है आपको, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करते हैं कि शिक्षक की हर बात को ध्यान से सुनते हैं, अच्छे तरीके से याद रखते हैं, रिवीजन करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका एक गोल है। आपका क्या गोल है कि हमको लाना है 80+ यानी 80 से ज़्यादा नंबर साइकोलॉजी में लाना है। तो ये आपका गोल सेट है कि हमको लाना है इतना। तो आप ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर उद्देश्य सेट होगा, आपका गोल अगर सेट है तो आपका ध्यान अपने आप ही उस कार्य पर लगने लग जाता है। अब चौथा है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो प्रेरणा का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि जब कोई हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है। आजकल क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि मोटिवेशनल लाइन पढ़ते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग का सहारा लेते हैं और खुद को मोटिवेट रखने के लिए कोई अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करता है तो वो क्या करता है खुद को मोटिवेट रखने के लिए, उस लंबे जर्नी में खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या करता है कि मोटिवेशन सॉन्ग का या फिर क्या बोलते हैं मोटिवेशनल लाइन का पढ़ता है ताकि खुद को मोटिवेट रख सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जो विद्यार्थी आज का साइकोलॉजी चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ेगा उसे पूरे अंक मिलेंगे।
तो अभी सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ने लगते हैं। टीचर अगर आपको बोलते हैं कि जो विद्यार्थी आज का चैप्टर ध्यान से पढ़ लेगा उसको पूरा अंक मिलेगा, उसको अच्छा अंक देंगे, तो आप क्या करते हैं कि ध्यान से पढ़ने लग जाते हैं। तो यही क्या है, यही है प्रेरणा। अब आगे है मानसिक अवस्था यानी मेंटल स्टेट। तो मेंटल स्टेट का यहाँ पे क्या मतलब है कि यदि मन शांत होगा तो ध्यान भी अच्छा लगेगा, अगर मन परेशान होगा तो ध्यान नहीं लगेगा। आप क्या होते हैं कि अगर आप खुश होते हैं अच्छे तरीके से और आपका मन लगेगा पढ़ाई में, लेकिन वही आपको किसी बात की टेंशन है या फिर आप सैड है या गुस्सा आया हुआ है तो आपको क्या होगा कि आपको ध्यान नहीं लगेगा पढ़ाई में। अब अगला है शारीरिक स्वास्थ्य, यानी स्वस्थ शरीर होने पर ध्यान अच्छी तरह लगता है, बीमारी या फिर थकान होने पर ध्यान कम हो जाता है। अगर आप बीमार है, फीवर है या आपको कुछ भी है तो इससे क्या होगा कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप बीमार नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, तो आपका पढ़ने का भी इच्छा होगा। अब अगला है नोवेल्टी, यानी इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि नई चीज़ें हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित करती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि आज शिक्षक केवल पढ़ाने के बजाय मेमोरी एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। पहले शिक्षक क्या करते थे कि पहले शिक्षक आपको मेमोरी के बारे में पढ़ाते थे, लेकिन आज क्लास में टीचर आते हैं, आपको बोलते हैं कि आज हम मेमोरी एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो जब हम कुछ नया चीज़ सीखते हैं या फिर कुछ नया टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो हमारा इंटरेस्ट जगता है, या आप टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं तो आपका इंटरेस्ट उसमें जगता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ऐसा रहता है ना दिमाग में कि आगे क्या होगा, आगे इसमें क्या होगा, नहीं होगा। जब आप सीरियल देखते होंगे, डेली सीरियल, तो ऐसा आपके दिमाग में आता है, तो आप वेट करते हैं, आपकी इंटरेस्ट जगती है कि हाँ भाई आगे क्या होगा। तो यही यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि नई चीज़ें हमारे ध्यान जल्दी आकर्षित करती है। अब 8वां पॉइंट है तीव्रता यानी इंटेंसिटी। तो इसका मतलब है कि तेज आवाज़, चमकीला रंग या बड़ी उत्तेजन जल्दी ध्यान खींचती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि साइकोलॉजी की क्लास में अचानक तेज घंटी बजती है, पूरी कक्षा का ध्यान तुरंत घंटी की ओर चला जाता है। अचानक से घंटी अगर बज गया, मान लीजिए साइकोलॉजी का क्लास चल रहा है और एकदम तेज आवाज़ में घंटी बजने लग जाता है, छुट्टी हो जाता है, तो आप क्या होगा कि आपका ध्यान उधर आकर्षित हो जाता है। अब अगला है परिवर्तन, आकार और उसके बाद है आपका गति। तो ये 3 पॉइंट और है। तो सबसे पहले समझते हैं परिवर्तन। परिवर्तन का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि जब किसी चीज़ में अचानक बदलाव होता है तो हमारा ध्यान उसकी ओर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए शिक्षक पहले लेक्चर दे रहे थे, अचानक उन्होंने वीडियो दिखाना शुरू कर दिया। पहले वो आपको क्या करते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ, लाइव इमेज के साथ आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि ऐसा होता है। इस तरीके से एग्जाम्पल का हेल्प लेकर के अगर वो आपको समझा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि अचानक बदलाव होता है तो हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षक हो जाएगा। अब अगला है आकार। आकार का यहाँ पे मतलब है कि बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ों की तुलना में जल्दी ध्यान खींचती है। यानी शिक्षक बोर्ड पर बहुत बड़ा क्या करते हैं, ब्रेन का डायग्राम बनाते हैं, यानी मस्तिष्क का डायग्राम बनाते हैं, तो सभी विद्यार्थियों का ध्यान उस पर चला जाता है। तो छोटी चीज़ से ज़्यादा क्या होती है कि बड़ी चीज़ ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है। अगर आप वो टीचर छोटा सा बनाएंगे तो आप ध्यान देंगे चाहे नहीं देंगे, लेकिन अगर वो पूरा बोर्ड पे बड़ा सा बना दे तो सारे स्टूडेंट्स उस पर ध्यान देंगे ही। अब अगला है 11 नंबर पॉइंट है गति। गति का यहाँ पे मतलब हो जाएगा चलती हुई चीज़ें स्थिर चीज़ों से अधिक ध्यान आकर्षित करती है। यानी फॉर एग्जांपल के लिए कि साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में शिक्षक क्या करते हैं कि ब्रेन मॉडल को घुमा करके समझा रहे होते, वो आपको दिखा करके समझा रहे होते, तो सभी विद्यार्थी उसी मॉडल को ध्यान से देखने लग जाते हैं और समझने की कोशिश भी करेंगे और टीचर की बात ध्यान से सुनेंगे भी। लेकिन अगर वही चीज़ टीचर आपको क्या करे कि बोर्ड पर बना दे ब्रेन और फिर आपको समझाए, तो हो सकता है कि आपको उतना समझ में न आए या फिर ध्यान नहीं रहेगा या फिर आप ध्यान नहीं देंगे। लेकिन वही अगर टीचर आपको ब्रेन का मॉडल दिखाते हैं, आगे पीछे से सब जगह से देख करके समझाते हैं, घुमा कर समझाते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आपका ध्यान भी रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं गति।
अब अगला है रिपीटेशन और उसके बाद है आपका विरोध। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है कि जब किसी बात को बार बार दोहराया जाता है तो उस पर ध्यान बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि टीचर आपको बोलते हैं कि अटेंशन और परसेप्शन में अंतर परीक्षा में आएगा, तो आपका ध्यान अपने आप ही इस चीज़ पर जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो आपका ध्यान अपने आप ही उस टॉपिक पे चला जाता है और आप उसको क्या करते हैं कि नोट डाउन करके रख लेते हैं कि हाँ इस टॉपिक को हमको पढ़ करके जाना है क्योंकि एग्ज़ाम में इसे पूछा जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं रिपीटेशन। यानी टीचर अगर आपको बार बार बोलते हैं कि ये टॉपिक पढ़ लेना, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक पढ़ लेना, इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, VVI क्वेश्चन है, ऐसा अगर आपको टीचर बोलते हैं तो आप भी ध्यान देंगे। अगर अभी हम ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इसी में से अगर हम आपको एक क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 7 पूछा गया है, 7 में से अगर एक क्वेश्चन भी अगर हम आपको बोल देना कि हाँ ये VVI क्वेश्चन है, इस पर आएगा ही, तो आप क्या करेंगे कि वो 6 क्वेश्चन को छोड़ करके वो एक क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसी को हम कहेंगे रिपीटेशन। अब है विरोध या भिन्नता। विरोध या भिन्नता का यहाँ पे मतलब होता है कि जो चीज़ बाकी चीज़ों से अलग दिखती है वो जल्दी ध्यान खींचता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि शिक्षक पूरी स्लाइड काले अक्षरों में दिखाते हैं लेकिन अटेंशन शब्द को लाल रंग में लिखा जाता है। पूरा जो स्लाइड है, ये तो अभी पूरा वाइट है, ठीक है, लेकिन यही अगर पूरे वाइट बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा पेन है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, तो ये वाइट कलर पे आपका ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा होगा, लेकिन ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है स्लाइड पे, इस पे आपका ध्यान जरूर जा रहा होगा। तो सभी का ध्यान सबसे पहले उसी शब्द पर जाता है, यानी सभी का ध्यान ये इस डायग्राम पे जाएगा, सबसे पहले आपका ध्यान इसी पे जाएगा, न कि इस शब्द पे जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं विरोध या भिन्नता, कॉन्ट्रास्ट। अब अगला है भावनाएं यानी इमोशन। इमोशन का यहाँ पे मतलब हो जाएगा आपका कि हमारी भावनाएं भी ध्यान को प्रभावित करती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि आज साइकोलॉजी का टेस्ट है, आप थोड़ा घबराए हुए हैं, इसीलिए आपका ध्यान बार बार टेस्ट पर जा रहा है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा नहीं आएगा, मेरा टेस्ट कैसा जाएगा, नहीं जाएगा, क्या हम फेल हो जाएंगे या फिर अच्छा आएगा या फिर टॉप कर जाएंगे। तो इस तरीके से आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लग जाती है। तो आपके दिमाग में डर रहता है, मन में डर रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपका ध्यान बार बार कहाँ चला जाता है, टेस्ट पर जाता ही है। तो इसी को हम बोलेंगे कि भावना भी क्या करती है कि ध्यान को प्रभावित करती है। तो ये था आपका कुछ 14 पॉइंट जो कि आपको याद रखना होगा। आप चाहे तो 10 पॉइंट, 5 पॉइंट या 8 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा 14 का 14 ही लिखना है, आप अपने अनुसार जितना आपको याद रहे उतना आपको लिख लेना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बस इतना ही लिखना था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है। तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन में 7 पूछा गया है, तो 7 क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये 5वां है। 5वां पूछा गया अवधान में सम्मिलित बाहरी दशाओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा क्योंकि ये लॉन्ग में पूछा गया है एक्सटर्नल कंडीशन इन्वॉल्व इन अटेंशन, ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा गया है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पूछा गया है शॉर्ट में भी। यहाँ से भी आपको ध्यान दे लेना है क्योंकि लॉन्ग में आप अगर ऑलरेडी पढ़ लेते हैं आप, तो शॉर्ट में आपको अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सबका आंसर सेम ही लिखा जाएगा, बस क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में कर दिया जाता है। तो आंसर आपको बस उतना ही लिखना है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले अवधान का मतलब आपको लिख देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ एक्सटर्नल यानी बाहरी है तो कुछ आंतरिक होता है। तो इन दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सटर्नल पूछा गया है, तो हम एक्सटर्नल के बारे में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि कौन कौन सी दशाएँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉइंट्स, जैसे कि सबसे पहले दिया गया है कि अवधान में सम्मिलित बाहरी दशाएं, ऐसे हेडिंग करके आपको दे देना है। उसके बाद आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो तीव्रता यानी इंटेंसिटी के बारे में हम आपको अभी तुरंत समझा चुके हैं कि इसका क्या मतलब होता है। साइज के बारे में भी समझा चुके हैं, तो इसको आपको रीड कर लेना है, यहाँ से एग्जाम्पल भी लिख लेना है। न्यूनता, चेंज, गति और रिपीटेशन और कंट्रास्ट और क्लैरिटी, इसके बारे में हम आपको समझा चुके हैं। और अगला है अवधि यानी ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के बारे में हम आपको नहीं समझाएं तो यहाँ पे समझाते हैं।
ड्यूरेशन ये 9वां पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि जो उत्तेजन कुछ समय तक बनी रहती है उस पर व्यक्ति का ध्यान अधिक समय तक रहता है। तो अब एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको कि अब आप मान लीजिए कि रात में आप क्या करते हैं कि अलार्म लगा करके सो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ करके नहीं उठ सकते हैं, आपको उठने में दिक्कत होती है, या फिर आप उठते हैं तो आपको नींद आने लग जाता है, या फिर आपका नींद ही नहीं खुलता है। तो आप क्या करते हैं कि आप 3-4 अलार्म लगा देते हैं, 5-5 मिनट पे 2-2 मिनट के बाद अलार्म आपका बजता है। ठीक है, सुबह में आपका अलार्म बजता है, तो आप क्या करते हैं कि सुबह में उठते हैं, जब अलार्म आपका बजता है तो आप उस अलार्म को बंद करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि अलार्म आपका कुछ सेकंड तक ही बजा, तो उसका अवधि क्या था, उसका अवधि था कुछ ही सेकंड का था, या फिर 1 मिनट का, कुछ बहुत देर तक अगर आप सो रहे हैं नींद में तो बज रहा होगा। ठीक है, तो उसका अवधि था कुछ सेकंड या फिर 1 मिनट। लेकिन अगर वही अलार्म अगर बार बार बजने लग जाएगा तो आपका उस पर ध्यान आकर्षित होने लग जाता है। तो यही इसका कहने का मतलब है। अवधि भी क्या करता है कि अधिक समय तक, तो अलार्म क्या करता है कि व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींचने लग जाता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा टाइम तक बजेगा, 3 बार 4 बार रिपीट करेगा तो आपका ध्यान अपने आप ही उस पर जाएगा। अब अगला पॉइंट है आपका व्यवस्था एवं आकर्षक प्रस्तुति। इसका कहने का मतलब है कि यदि किसी वस्तु को सुंदर, व्यवस्थित और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो वह अधिक ध्यान आकर्षित करता है। रंगीन चार्ट और चित्रों से सजाई गई कक्षा विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है। मान लीजिए कि डेली आप क्लास में अंदर जा रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपका क्लासरूम एकदम एकदम क्या बोलते हैं, क्लीन है, एकदम कोई चार्ट या पेपर से इमेज, कुछ भी डायग्राम आपकी क्लास में नहीं बनाएगा। लेकिन एक दिन क्या होता है कि कोई बच्चा बायोलॉजी का या फिर केमिस्ट्री का या फिर साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ही रिलेटेड कोई डायग्राम वग्राम बनाता है और वो वहाँ दीवार पे चिपका देता है। होता है ना, जैसे टीचर प्रोजेक्ट देते हैं तो जिसका अच्छा होता है उसको क्लासरूम में लगवा देते हैं, तो वही चीज़ होता है कि क्लासरूम में लगा दिया जाता है। तो अच्छे अच्छे चित्र या फिर अच्छी अच्छी सजावट की गई अगर क्लास में किया जाता है तो वो क्या करती है कि आपके ध्यान को आकर्षित करता है। तो ये 10 पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहीं तक लिखना था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे इंटरनल में पूछा गया है। पहले आपसे एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछा गया था, अब इंटरनल कंडीशन आपसे पूछा गया है। इसमें भी वही बात लिखना है आपको, यहाँ पे रीड कर लेना है एक बार फिर से। और अवधान से संबंधित आंतरिक दशा यहाँ पे लिखना है, वहाँ पे बाहरी लिखा गया था, यहाँ पे आंतरिक बताना है। तो इसमें भी इंटरेस्ट, नीड, पर्पस, लेकिन एग्जाम्पल अलग अलग होगा, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल पे ध्यान दे लेना है। सब में एक बार रीड कर लेना है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको रीड तो करना होगा। तो ये पॉइंट वही है, बस एग्जाम्पल और डेफिनेशन थोड़ा अलग अलग होगा। मेंटल स्टेट, फिजिकल हेल्थ, हैबिट, पास्ट एक्सपीरियंस, ये सब जो है ये सब आपको रीड कर लेना है। बहुत इजी भाषा में लिखा गया है एग्जाम्पल के साथ, तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अवधान एवं प्रत्यक्ष में क्या संबंध है। यानी हम आपको बार बार बोल रहे थे कि अटेंशन, परसेप्शन, इसका हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे, तो अब आपको समझ में आएगा कि परसेप्शन का मतलब क्या होता है। क्योंकि अटेंशन का मतलब तो हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, यानी अवधान का मतलब तो हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, इतनी बार हम आपको समझा चुके हैं। लेकिन परसेप्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यक्ष, तो ये हम आपको नहीं समझाए। तो वहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल भी दे रहे थे, तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि परसेप्शन क्या होता है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि परसेप्शन के बारे में, यानी प्रत्यक्ष क्या है। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि किसी वस्तु या घटना को देख करके, सुन करके या महसूस करके उसका सही अर्थ समझना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि शिक्षक बोर्ड पर लिखते हैं अटेंशन, यानी अवधान लो लिखते हैं, तो पहली आपकी आंखें उस शब्द को देखती है, फिर आपका दिमाग समझता है कि यह क्या है, यह है अवधान। यानी अगर टीचर वहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे हैं अटेंशन, तो आपका दिमाग क्या करता है कि पहले उस शब्द को देखेगा, फिर आपका दिमाग सोचेगा कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अवधान। तो इसी को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, यानी परसेप्शन।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि किसी वस्तु या घटना को देख करके, सुन करके या महसूस करके उसका सही अर्थ समझना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप क्या कर रहे थे कि अटेंशन को पहले देखते हैं, फिर आप समझने की कोशिश करते हैं और इसका अर्थ निकालते हैं, यानी देख करके आप समझते हैं। तो इसी को हम कहेंगे परसेप्शन। तो अवधान का मतलब तो हम आपको ऑलरेडी ही समझा चुके हैं, अटेंशन क्या होता है ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। अवधान का मतलब क्या था? इसका मतलब था किसी एक चीज़ पर पूरा ध्यान लगाना, तो ये था अवधान। इसको अवधान कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। तो दोनों में अब संबंध क्या है, अब हम ये संबंध जानेंगे। इसको यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन अटेंशन एंड परसेप्शन, तो ये आपको हेडिंग दे देना है। उसके बाद पॉइंट वाइज आपको लिखना है। अवधान प्रत्यक्ष का आधार है। तो पहले पॉइंट का मतलब है कि जब तक हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तब तक उसे सही तरह समझ नहीं पाएंगे। अगर हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो मेरा ये पूरा 1 घंटे तक समझाना पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, दिमाग में इमेज क्रिएट नहीं करेंगे, तो ये पूरा वीडियो लेक्चर अटेंड करना भी आपका समय भी जाएगा और मेरा भी समय गया, और इतना मेहनत करना ये भी बेकार चला जाएगा। तो जब तक हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तब तक उसे सही तरह समझ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल ले कि साइकोलॉजी के शिक्षक क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि मेमोरी के बारे में पढ़ा रहे हैं। फिलहाल तो हम पढ़ रहे हैं अटेंशन के बारे में, तो मान लेते हैं कि अटेंशन के बारे में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तभी समझ भी पाएंगे और आपको याद भी रहेगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में भी नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए ध्यान पहले आता है और समझ बाद में आता है। पहले आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता है कि पहले आपको समझ में आएगा उसके बाद आप ध्यान लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले आप ध्यान लगाते हैं उसके बाद आपको ये समझ में आता है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, यानी समझ। यहाँ पर हम क्या करें, समझने की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। अब है अवधान प्रत्यक्ष को स्पष्ट बनाता है। इसका कहने का मतलब है कि जितना अधिक ध्यान होगा उतना ही अच्छा समझ होगी, यानी उतनी ही अच्छी समझ भी होगी। जितना अधिक अच्छे तरीके से आप ध्यान लगाएंगे, जितना आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, उतना ही क्या होगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो शिक्षक ब्रेन का क्या करते हैं कि डायग्राम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वो डायग्राम बनाते हैं, आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसके सभी भाग आसानी से आपको समझ में आ जाएगी कि कौन कौन क्या है, कहाँ पर क्या होता है, किसका क्या नाम है, ठीक। अगर ध्यान नहीं देंगे तो डायग्राम देख करके भी समझ में आपको नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान प्रत्यक्ष को स्पष्ट बनाता है। तो ये दूसरा पॉइंट था। अभी तीसरा है प्रत्यक्ष अवधान को प्रभावित करता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ नई, अलग या आकर्षक हो तो उसे देख करके हमारा ध्यान अपने आप उसकी ओर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आज शिक्षक केवल लेक्चर नहीं देते हैं बल्कि मेमोरी एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं। या आप मान लीजिए कि अभी हम आपको तो ये वर्ड दिखा करके, यहाँ पे सेंटेंस दिखा करके पढ़ा रहे हैं। अगर अभी हम आपको वीडियो के थ्रू पढ़ाने लगे या फिर इमेज दिखा करके अगर हम आपको पढ़ाने लग जाए तो क्या होगा कि कुछ नई चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी, कुछ नया नया इमेज डायग्राम आपको दिखेगा, तो ये आपको आकर्षक करेगा, तो आपका ध्यान भी इस पर जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ कि प्रत्यक्ष ने ध्यान को आकर्षित किया, यानी जो आपने देखा। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जो आपने देखा वो क्या करता है कि आप पहले देखते हैं, इमेज को समझते हैं, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि आपका ध्यान आकर्षित होता है। अब चौथा पॉइंट है दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसका मतलब है कि बिना ध्यान के सही समझ नहीं हो सकती है। अगर आप ध्यान नहीं लगाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, और बिना समझ के ध्यान का भी पूरा लाभ नहीं मिलता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि आप ध्यान लगा रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका भी पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट, अधिगम में दोनों का योगदान। यानी अधिगम में दोनों का क्या योगदान है, तो कुछ भी सीखने, ठीक है, कुछ भी सीखने के लिए पहले ध्यान देना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है। तो यही इन दोनों का योगदान है।
अवधान का विचलन यानी डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। अगला पॉइंट ये आपको पढ़ना है, इसमें लिखना है इसमें आपको। इसका मतलब है कि जब हमारा ध्यान एक काम से हट करके किसी दूसरे चीज़ पर चला जाए तो उसको हम कहते हैं अवधान का विचलन। उसी को हम क्या कहते हैं? अवधान का विचलन। सरल भाषा में यहाँ लिख दिया गया है और उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है लेकिन मोबाइल की घंटी बजते ही उसका ध्यान पढ़ाई से हट करके मोबाइल पे चला जाता है। तो ये तो सबके साथ होता है। ये अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पढ़ते टाइम अपने मोबाइल पास में रख लेते हैं, जिस वजह से उनका ध्यान भटकता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या था, ये आपको यहाँ पर समझ जाना है अच्छे तरीके से। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको इसका फैक्टर भी लिखना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फैक्टर कॉजिंग डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। तो अवधान के विचलन के कारक पूछा गया है आपसे। तो सबसे पहला कारक है नॉइज यानी बाहरी शोर। तेज आवाज़ या शोर ध्यान को भंग कर देता है। पढ़ाई के समय अगर तेज आवाज़ में कोई अगर डीजे बजा दे तो क्या होगा? उस टाइम में आपका ध्यान भटकेगा, उस टाइम में आप पढ़ नहीं पाएंगे। मोबाइल और सोशल मीडिया, ये तो सबसे बड़ा कारण है आपके डिस्ट्रैक्शन का। हर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो बार बार मोबाइल की नोटिफिकेशन आने से क्या होगा कि आपका ध्यान भटकेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई के वक्त अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है या फिर फ्लाइट मोड पे डाल देना है, उसके बाद पढ़ने जाना है। अब अगला है मेंटल स्ट्रेस यानी स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव। चिंता, भय या तनाव के कारण व्यक्ति, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यदि आपका मन परेशान है, आप दुखी है या फिर कोई बात का टेंशन है या फिर आपको किसी बात का भय है, तो इस वक्त आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगला है थकान। थकान का मतलब है यहाँ पे कि बहुत थक जाने पर ध्यान कम हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप आज क्या हुआ कि आज घर में बहुत काम था या फिर आप बाहर गए एग्ज़ाम देने या फिर कहीं पार्टी में कहीं से भी आते हैं जाते, तो बहुत ज़्यादा अगर थकान हो जाता है तो उसके बाद आप क्या होता है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये भी एक कारण है। और रुचि का अभाव यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका रुचि नहीं है उस विषय में तो आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। बीमारी या शारीरिक कमजोरी यानी अगर आप बीमार है, सर दर्द है, बुखार है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, अगर आप बीमार उमार हैं तो आप उस वक्त पढ़ भी नहीं पाएंगे, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है वातावरण यानी गर्मी, भीड़ या खराब रोशनी या असुविधाजनक वातावरण भी ध्यान को प्रभावित करता है। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कमरे में या फिर कमरे से बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और उस माहौल में आप बैठ करके पढ़ रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा, ध्यान आपका भटकने लग जाता है। या फिर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर घर में कोई पार्टी फंक्शन है या फिर कोई गेस्ट आया तो आपका ध्यान भटक जाता है। अत्यधिक भावनाएं यानी स्ट्रॉन्ग इमोशन, क्रोध, दुख, उत्साह या भय जैसी भावना भी ध्यान को भटका सकती है। मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं ध्यान से, ठीक है, और थोड़ी देर बाद ही आपका भाई या फिर बहन कोई भी आता है और आपको डिस्टर्ब करता है पढ़ाई में। आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपको बहुत पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप ध्यान लगा कर के पढ़ रहे हैं। लेकिन उसी वक्त क्या होता है कि कोई आकर के आपको गुस्सा दिला देता है या फिर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी भाई बहन जो क्या करता है, क्या करके बदमाशी करता है, लड़ाई मारपीट करने लग जाता है, तो आपका ध्यान भटकेगा उससे। तो उस वक्त आपसे पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा। अगर आप क्रोध में हैं या फिर आप दुखी है या फिर आप गुस्से में हैं तो ये सब नहीं हो पाएगा आपसे पढ़ाई। तो ये था 8वां पॉइंट, ये आपको याद कर लेना है। अब आपको यहाँ पे दिया गया है अवधान के विचलन को कम करने का क्या उपाय है। मतलब अवधान के विचलन तो आप पढ़ चुके हैं कि क्या क्या कारण है, 8 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको कम करने का क्या उपाय है ये भी आपको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पहला पॉइंट बताया गया है, शांत और स्वच्छ वातावरण में आपको पढ़ने के लिए बैठना चाहिए। मोबाइल का उपयोग बहुत कम करना है, आपको मोबाइल पढ़ते वक्त हटा देना है और आपको पर्याप्त नींद और आराम भी आपको लेना है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे ना तो आप अच्छे तरीके से आपका पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगेगा। तो 7 से 8 घंटे का नींद तो आपको लेना ही है। पढ़ाई में रुचि विकसित करना है यानी पहले आपको इंटरेस्ट जगाना है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। समय समय पर विश्राम करना है। तो पढ़ाई के बीच में 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का आपको गैप भी लेते चलना है ताकि आपका पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके।
नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन अपनाना है। यानी आपको डेली का एक टाइम टेबल भी आपको बनाना चाहिए कि आज हम इतने घंटे पढ़ेंगे, या फिर आपको अपना सिलेबस डिसाइड कर लेना कि आज हमको इतना टॉपिक कंप्लीट करना है और इतने महीने में हमको ये चीज़ पढ़ लेना है, इतना यूनिट कंप्लीट कर लेना है, इतना क्वेश्चन टेस्ट ऐसे दे लेना है, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, कितने घंटे में कर लेना है। ये सब आपको करते रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन भी आपको करते रहना है नियमित। संडे के संडे रिवीजन आपको कर लेना है। पूरे एक हफ्ता में जो भी पढ़ा आपने वो पूरा संडे को रिवाइज कर लेना है। तो ये सब आपको करना है। तो ये सब उपाय आपको बताया गया है। बाकी एक हम आपको अगर बताएं तो बीए के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहला है आपका वो आंसर राइटिंग, क्योंकि आपको 3 घंटा दिया जाता है, क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है आपसे, तो आपको अच्छे तरीके से लिखना भी पड़ेगा ना, सोच के लिखना पड़ेगा, तो फिर टाइम तो आपको लगेगा ही। तो आपको क्या करना है कि जितना भी क्वेश्चन क्लास में बताया जाता है बस उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो आपको वहाँ पर ध्यान दे लेना है। क्वेश्चन जो भी दिया जाता है, आंसर जो भी बताया जाता है, बस आपको एक बार लिखने का प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि वहाँ एग्ज़ाम में आपको सोचने में ज़्यादा टाइम ना लगे, एग्जाम्पल आपके माइंड में फिट रहेगा, आप आराम से लिख लेंगे खुद भी बना करके। तो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस आपको कर लेना है। 3 घंटे का टाइमर लगाना है, और उसमें भी जैसे पूछा जाता है ना आपसे कि 4 शॉर्ट में पूछा जाता है और 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, तो उसी टाइप से आपको वीडियो से यूनिट 1 से यूनिट 2 से 3, 4, 5 यूनिट अगर आपको दिया गया पढ़ने के लिए, तो 5 यूनिट में से कुछ क्वेश्चन आपको लॉन्ग वाला शॉर्ट वाला उठा लेना है, 7 क्वेश्चन। और आपको 3 घंटा का टाइमर लगाना है, और आपको क्या करना है कि लिखने का कोशिश करना है और देखना है कि 3 घंटे में कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं, कितना आप लिख पा रहे हैं। तो आपको अपनी जो स्पीड है ना लिखने का, राइटिंग स्पीड, वो भी आपको बढ़ाना है। और एग्जाम्पल आपको माइंड में सेट करके एग्जाम्पल को रखना है अच्छे तरीके से। सारा क्लास अटेंड कर लेना है। जब आपका सारा यूनिट हो जाएगा तो आपको एक टेस्ट भी देना चाहिए। इससे क्या होगा, और रिवीजन भी करते चलना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन, क्योंकि आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार सुनेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, और पीडीएफ तो आपको फ्री में दे ही दिया जाता है, तो वहाँ से आप रिवीजन भी आसानी तरीके से कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले क्या करेंगे, वो आएंगे और सारा पीडीएफ ले करके बैठ करके वो करने लग जाते हैं। तो उस टाइम में आपको ज़्यादा लोड पड़ जाता होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले वीडियो लेक्चर को अटेंड करना है, क्योंकि क्लास में ही तो आपको समझाया जाएगा ना। पीडीएफ में आपको कितना समझ में आएगा, पीडीएफ में वहाँ पे कुछ गड़बड़ी भी होगा तो वहाँ पर आप गलत ही पढ़ लेंगे और गलत ही जानकारी आपको मिल जाएगा। क्लास में उस चीज़ को ठीक कर दिया जाता है। तो पहले आपको क्लास को अटेंड करना है, उसके बाद रिवीजन के लिए पीडीएफ का सहारा लेना है। ये नहीं है कि पीडीएफ लेकर के बैठ गए हैं, खुद से बैठने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से कोशिश कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पीडीएफ में मिस्टेक्स हो जाता है। तो आपको पहले क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लास्ट में रिवीजन के लिए पीडीएफ का सहारा लेना है। तो ये भी पीडीएफ डाल दिया जाएगा। आई नो कि साइकोलॉजी का पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल अभी नहीं है, लेकिन हम और डाल देंगे वो। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, अगले शॉर्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। क्लास को रेगुलर अटेंड कर लेना है। आपको जब भी क्लास करवाया जाता है तो अटेंड कर लेना। फिलहाल वेदर कंडीशन की वजह से क्लास लेने में लेट हो जाता है, तो आई नो कि आप समझ रहे होंगे कि थोड़ा प्रॉब्लम है इस वजह से। बाकी ये ठीक हो जाएगा लाइट का प्रॉब्लम, तो हम रेगुलर क्लास लेंगे।